हेलो दोस्तों। जैसे पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि कोई भी बैंक अपनी इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि जब भी कोई परफॉर्मिंग एसेट होता है तो फिर वो अपनी इनकम को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, और अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है तो फिर वो अपनी इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर देता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी, एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। बैंक्स आर टू रिकॉग्नाइज देयर इनकम ऑन एक्रूवल बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन परफॉर्मिंग एसेट एंड ऑन कैश बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। दूसरी चीज हमने एक बात और भी कही थी कि एनी इंटरेस्ट एक्रूड और क्रेडिटेड टू इनकम मस्ट बी कैंसल्ड बाय रिवर्स एंट्री वंस द क्रेडिट फैसिलिटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि अगर कोई परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर मैंने कोई इनकम उसकी रिकॉग्नाइज कर रखी है तो उसकी एक क्रॉस एंट्री पास करके उसको कैंसिल कर देंगे। और वो अब हम कैंसिल कर देंगे इसलिए क्योंकि वो अब रिकॉग्नाइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैश, यानी कि जब मुझे कैश मिलेगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट मस्ट बिकम परफॉर्मिंग एसेट व्हेन अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बिकम अ परफॉर्मिंग एसेट, an asset becomes non-performing asset when the interest or installment of principal is delayed and not received before the stipulated time, जो भी टाइम हमको allotted था। In other words, an asset become non-performing when it ceases to generate income for bank. A term loan is treated as non-performing when interest or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days. The identification of non-performing asset is to be done on the basis of position as on the balance sheet date. ये जो भी कैलकुलेशन होती है वो बैलेंस शीट डेट में होती है, यानी कि जब हमारा क्लोजिंग डेट आती है हम उस दिन देखते हैं। 31 मार्च आती है तो हम 31 मार्च को देखते हैं कि भैया आज की डेट में ये क्या सिनारियो है, ये पर्सन परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है। जो भी क्राइटेरिया थी 90 और 180 डेज की, बिल्कुल उसी को फुलफिल करने के बाद इफ एन अकाउंट हैज बीन रेगुलराइज्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट बाय पेमेंट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट थ्रू जेन्युइन sources, the account need to be treated as non-performing asset. The bank should however ensure the account remains in order subsequently. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ड्यू डेट आने से पहले पहले, जैसे फॉर एग्जांपल 90 डेज बिल्कुल कंप्लीट होने वाले थे, उससे 1-2 दिन पहले ही पर्सन आता है और उठा करके एक पेमेंट कर देता है। और पेमेंट करने के बाद आप जब 90 डेज पे देखते हो, यार देखते हो कि भाई 88 डेज से तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, अचानक से 88th डे ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको ये लगे यार ये जानबूझ करके किया गया है, जैसे कि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में न कन्वर्ट हो। ये चीज़ हो सकती है, ये एक फिलॉसफी हमारी हो सकती है जब हम एज अ बैंकर इन चीज़ों को देख रहे हैं। बट यहाँ पे आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर आपको लगता है कि जेन्युइन तरीके से सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब जेन्युइन तरीका क्या है? जेन्युइन तरीका है कि क्लाइंट खुद अपनी तरफ से लेकर के आए और ला करके जमा कर दिया। एक नॉन जेन्युइन तरीका क्या होता है कि बैंक ने किसी और बैंक से लोन ले लिया या उसी बैंक से लोन को इनहेंस करवा लिया तब जा करके पेमेंट किया, तो वो केस नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहां पे तो आप उल्टा और क्रेडिट दे रहे हो। कई बार क्या होता है, बैंक से कुछ रिलेशन मेंटेन करके कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, पर बैंक ने उस चीज़ को मना कर दिया कि ये चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ड्यू डेट आने से पहले, यानी कि 90 डेज की जो पीरियड है उससे पहले ही अगर आपने एक दिन भी पहले अगर आके पेमेंट कर दिया, तब उस केस में भी हम नॉन परफॉर्मिंग में आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपको परफॉर्मिंग ही रहने देंगे। हेंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट नीड नॉट बी परमानेंटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भैया एक बार अगर आपको मैंने नॉन परफॉर्मिंग कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप नॉन परफॉर्मिंग रहोगे लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। आप जैसे ही पैसे करना देना शुरू कर दोगे, जैसे आपकी ये जो लाइबिलिटीज़ हैं वो टाइमली मीट होना शुरू हो जाएंगी, आपको हम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे परफॉर्मिंग एसेट में। इट शैल रिज्यूम इनटू परफॉर्मिंग एसेट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द नॉर्म्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक। आइए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखते हैं जिससे हमको और थोड़ी सी आसानी होगी। गिवन below are the details of interest on advances of a commercial bank as on 31st March 2002। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट ये है कि समझ में आ जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ एसेट कैटेगरी परफॉर्मिंग एसेट है, कुछ कैटेगरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इनकम रिकॉग्नाइज करना है तो फिर परफॉर्मिंग एसेट के केस में जैसे ही ड्यू हो जाए आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो आइए किस तरीके से दिखते हैं जरा चेक करते हैं। टर्म लोन के केस में चेक करिए, टर्म लोन 240 रुपीज़ का अर्न किया है, पर नॉन परफॉर्मिंग केस में 10 रुपीज़ रिसीव किया है, तो 240 + 10 यानी कि हम अपने बुक्स में 250 को ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूवल बेसिस, बट इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस एज पर द डायरेक्शन इन वेरियस सर्कुलर्स इशूड बाय आरबीआई, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी केस बिल्कुल वैसा ही है, कैश क्रेडिट जो ड्यू हुआ है वो कर दो, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग के केस में जितना रिसीव हुआ है वो करिए। तो 1524 हमने
रिकॉग्नाइज कर लिया। इसी तरह से थर्ड केस देखते हैं बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट के केस में। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट के केस में 300 रुपीज़ अर्न किया है बट रिसीव किया है 40 रुपीज़ इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 340 रुपीज़ हो गया। तो इसका मतलब अब हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो हम 2114 लाख रुपीज़ को ही रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने बुक्स में। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।